sociology educator and mentor. First of all, I welcome you all to our channel CUT Concept. तो आज हम एक और यूट्यूब क्लास के साथ आ गए हैं, बट उसके पहले लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ. एज आई सेड, आई एम मालविका. So I had cracked universities like JNU, DAC, BHU, and right now I'm studying in BHU. And apart from that, मैंने गेट दिया था जिसमें I got AIR 49. So yeah, सबसे पहले मैं बता देती हूँ अबाउट our courses. तो अभी तो कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, तो ये प्राइजेस बहुत लोग हैं. तो इफ़ यू गाइस वांट यू कैन जॉइन अस एंड जॉइन माय कोर्स. उसके लिए आपको CUT कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. वहाँ पर जाके आप सोशोलॉजी का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं. एंड वहाँ पर हम CUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीज़ें कवर कर चुके हैं. उसमें अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, वो आपको PDF वगैरह वहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगी. जो डेफिनेशंस आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वहाँ मिल जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी यूट्यूब पे क्लास होती है उनके नोट्स वहाँ मिल जाएंगे. तो ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी. नॉट जस्ट दैट, जो हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना क्वेश्चंस को लेके, मॉक्स को लेके, टेस्ट सीरीज को लेके, तो वो सब भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी. एंड नॉट जस्ट दैट, अभी एज यू नो हमारा CUT का एग्जाम पास में आ रहा है, ठीक है, हमारी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, हम अभी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बच्चे कर रहे होंगे. तो अभी से हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे. एटलीस्ट फॉर सोशोलॉजी आई विल गाइड यू पर्सनली. तो इफ़ यू वांट कि मैं आपको गाइड करूँ एग्जाम को लेके पर्सनली, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बच गया है, तो आप स्टिल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. देन आई विल कॉन्टेक्ट यू एंड आई विल गाइड यू, आई विल गिव यू अ मेंटरशिप. सो या, अभी हम लोग आज की क्लासेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे फेमिनिज्म. तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट सेशन तो वो देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, अप्रोचेस टू फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट थिंकर्स हम सब कवर कर चुके हैं. तो आज की क्लास में हमारा मोटो रहेगा हमारे दो मेजर क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स को पढ़ने का, दैट इज इमाइल डर्कहाइम एंड कार्ल मार्क्स. सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूँ कि जो इमाइल डर्कहाइम है वो कहीं ना कहीं फंक्शनलिस्ट अप्रोच रखते हैं. अब फंक्शनलिस्ट अप्रोच हमें क्या बोलती है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी चीज़ है, डजंट मैटर, कोई भी चीज़ है, अगर वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है. एंड इफ अ थिंग दैट डजंट परफॉर्म एनी फंक्शन, तो वो अपने आप सोसाइटीज को क्या टर्मिनेट कर देती है, ठीक है. फंक्शनलिस्ट अप्रोच समझ में आया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज बिकॉज इट डू हैव अ फंक्शन, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, वरना अभी तक सोसाइटी उसको टर्मिनेट कर चुकी होती. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कार्ल मार्क्स आते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, और फिर आगे जाके इनके फॉलोअर्स जो है उनको मार्क्सिस्ट बोलते हैं. तो इन लोगों का कहना था कि हमारी सोसाइटी में सब फंक्शन नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच में? जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके बीच में हमें एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा. दैट्स व्हाट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव स्पीक्स अबाउट, ठीक है. सॉर्टेड. तो या, ही इज अ कार्ल मार्क्स एंड ही इज अ इमाइल डर्कहाइम, ठीक है. तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं इमाइल डर्कहाइम से, ठीक है. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इमाइल डर्कहाइम, तो यहाँ पे बट वी कैन सी इज, हम इमाइल डर्कहाइम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बताओ. जब हम इस थिंकर को कवर कर रहे हैं, हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते हुए चलेंगे. इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक, सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट सोशल फैक्ट, कि सोशल फैक्ट क्या होता है. सोशल फैक्ट को एज थिंग्स ट्रीट करने से क्या मतलब है, ठीक है. उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, हम देखने वाले हैं उनकी मेथोडोलॉजी, कि इमाइल डर्कहाइम ने क्या मेथोडोलॉजी अपनाई थी अपनी स्टडीज में. उन्होंने उनकी जो सुसाइड की स्टडी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो क्या है, ठीक है. सुसाइड की स्टडी में क्या है, क्या टाइप्स ऑफ सुसाइड उन्होंने दिए थे. उन्होंने सॉलिडारिटीज की बात की है, राइट. तो सॉलिडारिटी क्या है, ठीक है. उन्होंने दो टाइप्स के लॉस बताए थे कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी में कौन सा लॉ यूज होता है और लाइक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में कौन सा लॉ यूज होता है, रिप्रेसिव एंड रेस्टिट्यूटिव. तो वो लॉस का मतलब क्या है, रिफॉर्मेटिव लॉ क्या होता है, रेस्टिट्यूटिव लॉ क्या होता है, ये भी इसके अंदर हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है. क्लियर. उसके अपार्ट हम लोग सुसाइड देख चुके हैं, सोशल फैक्ट देख चुके हैं. अब हमें देखना पड़ेगा उसके बाद रिलीजन, कि रिलीजन की स्टडी उन्होंने की थी, तो उसमें भी उनका क्या कहना था, क्या उनका से था. तो जब वो सॉलिडारिटी के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पे हम उनकी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज भी देख लेंगे, बिकॉज उन्होंने हमें टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी दी है. एंड नॉट जस्ट दैट, हमें इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी पढ़ना है. क्या पढ़ना है? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है.
तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इमाइल डरखाई में कवर करने हैं। एंड नॉट फॉरगेट, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले सबसे पहले सोशल फैक्ट्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर, और आगे फर्दर चीज़ें हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट सोशल फैक्ट्स। पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको माइंड में अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, उसको क्रिस्प नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। सबसे पहले सोशल फैक्ट्स आर फिनोमिना दैट एग्जिस्ट एक्सटर्नली टू इंडिविजुअल्स, exert causation pressure and shape personality। कि सोशल फैक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो इंडिविजुअल्स के बस का नहीं है, इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, इंडिविजुअल के लाइक एक्सटर्नल एग्जिस्ट करता है और इंडिविजुअल पे एक लाइक कोर्सिव प्रेशर अप्लाई करता है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है इंडिविजुअल को सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए, एंड इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करते हैं सोशल फैक्ट्स। अब जब हम सोशल फैक्ट्स को समझने की बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी क्या है। जब उन्होंने बात की थी सोशियोलॉजी की, तो ही सेड सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। एंड अगर हम क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बात करते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द थिंकर्स का ये ओपिनियन था कि हमें सोसाइटी में एक ऐसा लॉ फॉर्मेट करना, एक ऐसा लॉ बनाना है जिसके थ्रू हम एक आने वाली चीज़ें जो भी है उसको प्रेडिक्ट कर सके, राइट। पॉजिटिविज्म फिलॉसफी बोलते हैं इसको, कि हम साइंस के तरीके से, जैसे साइंस में चीज़ें होती हैं कि इनवेरिएबल लॉज होते हैं, ठीक है। इनवेरिएबल मतलब अनचेंजिंग लॉज होते हैं, जो इस सोसाइटी में साइंटिफिक लॉ वर्क कर रहा है वो किसी और सोसाइटी में भी सेम साइंटिफिक लॉ वर्क करेगा, ठीक है। वही चीज़ें हमें सोसाइटी में भी अपनानी है कि सोसाइटी में भी हम कुछ ऐसे जनरल लॉज फॉर्मुलेट कर सके जो हर जगह अप्लाई हो, ठीक है, साइंटिफिक इन नेचर हो। तो इसलिए आप देखोगे जो शुरू के थिंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स नाउ गेट बैक टू अ टॉपिक। तो जब हम इमाइल डरखाइम की बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी क्या थी? सोशियोलॉजी थी स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। कि अगर आप सोशल फैक्ट्स को स्टडी करोगे तो हमें सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है कि हमें सोशल फैक्ट्स को स्टडी करना है, बट सोशल फैक्ट्स को आपको एज थिंग्स ट्रीट करना है। कि कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है या कुछ भी है तो हमें उसको एक चीज़ के समान ट्रीट करना, ताकि हम उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ पाएँ, क्या कर पाएँ, उसकी हम स्टडी जो है वो ऑब्जेक्टिवली कर पाएँ, ठीक है, उसकी स्टडी हम ऑब्जेक्टिवली कर पाएँ। और अगर आप देखोगे साइंटिफिक डिसिप्लिन का कैरेक्टरिस्टिक यही तो होता है कि ऑब्जेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव स्टडी क्यों कर पाए? बिकॉज हमें सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश करना है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि उनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या था? इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स को आप एज अ थिंग स्टेट करना है ताकि आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ पाओ, और जब आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ पाओगे, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ पाओगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने बायसेस को दूर रख के उनको एक रैशनल वे में देख पाओगे, तो आप बोल सकते हो कि वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो सोशल फैक्ट्स मैंने क्या बताया कि ये इंडिविजुअल के कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर उल्टा प्रेशर क्रिएट करते हैं और हमारे बिहेवियर को शेप भी करते हैं। तो जब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही आ जाता है कि ये क्या है? एक्सटर्नल है। सोशल फैक्ट इज एक्सटर्नल, मतलब ये एक इंडिविजुअल की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल की इच्छा के बाहर वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये कोर्सिव है। कोर्सिव फोर्स करना मतलब एक प्रेशर अप्लाई करना, कहीं ना कहीं आप सोशल सैंक्शंस के थ्रू लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। अब सोशल सैंक्शंस क्या है ये मैंने आपको आई रिमेंबर सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया था, फिर हम कोर्स में तो पढ़ ही चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो सोशल सैंक्शंस के थ्रू अपनी बात मनवाना जानते हैं इंडिविजुअल्स को। देन ये जनरल है, सोशल फैक्ट्स क्या आर जनरल्स, मतलब अगर कोई सोशल फैक्ट है वो हर सोसाइटी में रहेगा, ठीक है, इट इज कॉमन अक्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज ये इंड्यूरिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन अगर पास ऑन हो जा रही है, लाइक अगर मैं सोचूं कि मैं मर गई, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई सोशल फैक्ट है हमारे पास एंड आई डाइड, माय फैमिली डाइड, माय सोसाइटी डाइड, पर आगे वाली जनरेशन तो है ना, तो वो जो सोशल फैक्ट है वो कैरी ऑन होता रहेगा, वो हमारे हम जी रहे हैं मर रहे हैं, दैट डजंट इफेक्ट दैट सोशल फैक्ट, ठीक है। तो इंड्यूरिंग है मतलब इट परसिस्ट अक्रॉस जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ये कंटिन्यू होता रहता है। क्लियर? तो सोशल फैक्ट क्लियर हुआ। अब सोशल फैक्ट के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद रखने, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं
ठीक है, कि बताओ इनमें से आपको 4-5 ऑप्शंस दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए और बताओ कि इनमें से कौन सा सोशल फैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो उसके लिए आपको ये 4 की टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, EECG, ई से क्या हो गया, एंड्यूरिंग, एक्सटर्नल, कोर्सिव एंड जनरल। क्लियर? हम ट्राई करेंगे कि इस क्लास में हम चीज़ों को याद करते हुए चलें। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो जो सोशल फैक्ट्स है जिनको हम एज थिंग्स ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मटेरियल सोशल फैक्ट्स एंड दूसरा नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। तो जब हम ऑगमेंट के द्वारा दी गई कल्चर को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। तो जब हम बात करते हैं मटेरियल सोशल फैक्ट की, तो मटेरियल सोशल फैक्ट में वो चीज़ें आ जाती है जो टेंजिबल है, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल सोशल फैक्ट में जो भी टेंजिबल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे इंस्टीट्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो सब आ जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉन मटेरियल की, नॉन मटेरियल में क्या आ जाएगा, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स में आ जाएगा हमारे बिलीव्स क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे नॉर्म्स क्या है, बिकॉज इनको तो आप टच नहीं कर सकते। देखिए नॉन टेंजिबल चीजें हैं जो हमारे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में आ जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर पे। तो अगर आप पुरानी सोसाइटी में जाओ, पुरानी सोसाइटी में क्या डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म होता था? नहीं, हर एक इंडिविजुअल हर एक काम कर रहा होता था, राइट। बट अगर हम बात करें आज की सोसाइटी की, ठीक है, अभी के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमें स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है इकोनॉमिक और सोशल रोल्स में। ठीक है, कि अगर एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक रोल है तो वो वही काम करता रहेगा, उसकी स्पेशलाइजेशन उसी में हो जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रोल्स। जब हमारे हम सिर्फ एक अगर आपको ये पूरा घर बनाना है, ठीक है, इमेजिन आपको ये पूरा घर बनाना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर यहीं अगर 10 लोग मिलके ये घर बनाएंगे और एक बोल रहा है कि मैं नींव डालूंगा, 2 लोग मिलके बोल रहे कि मैं नींव डाल दूंगा, 2 लोग बोल रहे कि हम इसका आर्किटेक्चर बना देंगे, ठीक है, और 2-3 लोग बोल रहे हम इसमें पेंट वेंट कर देंगे, 2 लोग बोल रहे कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फिट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हो रहा है, ये जो इंडिविजुअल है ये अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल परफॉर्म कर रहे हैं, कि 2 इंडिविजुअल ये कर रहे हैं, 2 इंडिविजुअल वो कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड रोल परफॉर्म करने वजह से हमारा टाइम कम लग रहा है ना, चीजें जल्दी कवर हो जा रही है हमारी। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रोल्स। क्लियर? अब जब डिवीजन ऑफ लेबर को हम पढ़ेंगे हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के हम पहले नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे कि नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर इनको घर बनाना तो एक इंसान पूरा घर नहीं बना सकता, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं एक पूरे घर को बनाने के लिए। बाद में जो पैसा आएगा ये डिवाइड कर लेंगे, पर अभी एक घर को बनाने के लिए एक इंसान नहीं, हमें 10 लोगों की जरूरत है। और यहाँ पे उनका स्पेशलाइजेशन है तो वो काम को और अच्छे ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, नॉर्मल फॉर्म में हमें इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है। ठीक है, अब इंटरडिपेंडेंस है तो हम आपस में बहुत मिलजुल कर प्यार से रहेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हम सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है, ये बढ़ता है हमारा, ये जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर है ये बढ़ता है जब हमारी मॉरल डेंसिटी बढ़ती है एंड मटेरियल डेंसिटी बढ़ती है। नाउ यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज व्हाट इज मॉरल डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी। इसको ध्यान से देखना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि मॉरल डेंसिटी क्या होती है एंड मटेरियल डेंसिटी क्या होती है। एंड ये डरखाइन ने इनके बारे में बात की थी, ये भी नहीं पता होता है। तो लेट्स सी मॉरल डेंसिटी और मटेरियल डेंसिटी होती क्या। तो अगर मैं पहले बात कर रही हूँ मटेरियल डेंसिटी की, यहाँ से शुरू करते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया में जब देयर वुड बी एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल डेंसिटी, कि सिर्फ लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई। बट अगर हम बात करें मॉरल डेंसिटी की, तो अगर ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण इनका इंटरेक्शन बढ़ जाए, अगर जब लोग बढ़ेंगे तो उनका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, जब इंटरेक्शन बढ़ेगा उसको हम क्या बोल देंगे, मॉरल डेंसिटी।
क्लियर हुआ? मटेरियल डेंसिटी जब एक स्पेसिफिक एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और जब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारी इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे? मोरल डेंसिटी। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिवीजन ऑफ लेबर अराइज होगा, राइट? हम काम डिवाइड कर सकते हैं। जब हमारे लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो लोगों में एक सॉलिडारिटी इकट्ठी आएगी, वो मिलजुल कर काम करना पसंद करेंगे, तो डिवीजन ऑफ लेबर अराइज हो जाएगा। तो नाउ आई होप यू आर क्लियर विद इट कि नॉर्मल फॉर्म में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कैसे बढ़ेगा? ड्यू टू मॉरल एंड मटेरियल डेंसिटी। इतना सॉर्टेड है? इतना क्लियर है? तो ये नीचे हिंदी वगैरह में भी लिखा है, तो आप इसको खुद से एक बार समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, बिकॉज समझाया तो मैंने बाइलिंगुअल में ही है। तो आई होप हिंदी मीडियम के बच्चों को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं एबनॉर्मल फॉर्म्स में। अब हमने नॉर्मल फॉर्म देखा, ठीक है? हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम देखा कि कैसे सॉलिडारिटी हमारी बढ़ रही है, बिकॉज हम इंटरडिपेंडेंट हैं। क्या है? हम इंटर डिपेंडेंट, ठीक है? और उसके अलावा हमने क्या देखा कि ये अराइज हो रहा है, जो नॉर्मल फॉर्म है वो अराइज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन मॉरल डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी। क्लैरिटी हुई? अब अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल फॉर्म्स की, जहां पर चीजें इंटरडिपेंडेंट की वजह से एक साथ नहीं हो रही है, डिवीजन ऑफ लेबर इंटरडिपेंडेंस के कारण नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे? एबनॉर्मल फॉर्म्स। तो एबनॉर्मल फॉर्म्स में हमें 3 टाइप्स देखने को मिलती है। कितनी टाइप्स देखने को मिलती है? 3 टाइप्स। सबसे पहले टाइप आ जाती है एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे रेगुलेशन की कमी होगी इन स्पेशलाइज्ड रोल और यहाँ पे बहुत ही कम कोऑर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अगर हम बात करें लाइक कम नहीं, सॉरी, पुअर, ठीक है? अब यहाँ पर देखना, जब हम बात कर रहे हैं एनॉमिक, एनॉमिक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कम है। तो जब हम बात कर रहे हैं एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ इस डिवीजन ऑफ लेबर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो जो रेगुलेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो उसकी वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हमारे रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। अब जब रेगुलेशंस कम होगी तो यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट तो देखने को मिलेगा ही, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन कम है। ये क्लियर हुआ? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कम है। तो एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर का अगर आपको समरी समझनी है तो एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? जब आपके यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत कम होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अ सेंस ऑफ क्या आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मतलब कोऑर्डिनेशन भी कम ही, दोनों हैंड बाय हैंड ही चलते हैं, हैंड इन हैंड चलते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर सबसे पहला टाइप देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर की, ठीक है? फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर में हमें क्या देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी रोल असाइनमेंट बेस्ड ऑन बर्थ और क्लास, नॉट टैलेंट, ठीक है? बताइए क्या होता है? क्रिएट्स क्वेश्चन एंड रिसेंटमेंट। तो अगर हम बात करें, सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी आ जाएगी हमारी क्या? कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस। क्या आ जाएंगी? कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। तो पहले क्या होता था कि अगर आप एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप एक सर्टेन लाइक काम ही परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें शूद्रस की, तो शूद्रस का काम क्या होता था कि आप क्या करो? सर्विस प्रोवाइड करो। क्या करो? सर्विस प्रोवाइड करो, जो ऊपर के 3 वर्णास है, राइट? तो शूद्रस का काम है सर्विस प्रोवाइड करना उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग। आगे स्पेसिफिक होगी कि क्या कास्ट है तो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है। लेकिन नाई है तो आपको बाल ही काटने हैं, आपको बार्बर का ही काम करना है अगर आप नाई जात से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन पर ये काम थोप दिया जा रहा है। मे बी अगर एक इंसान नाई है, ठीक है, अब उसको मे बी वेद पढ़ने में इंटरेस्ट हो, वेद पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, माइट पॉसिबल, राइट? बट जस्ट बिकॉज वो उस कास्ट में बॉर्न है तो उसको वही काम करना पड़ेगा जो उसको बाय बर्थ असाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट। तो जब ऐसे काम होंगे, जब उनको फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर कराया जाएगा, वर्ण सिस्टम में भी तो डिवीजन ऑफ लेबर था, बट अगर हम लेटर में पीढ़ी तक आते आते देखते तो वहां पे वो फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर का रूप ले चुका था। तो जब फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको काम असाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ, नॉट योर टैलेंट, तो वहां पे कहीं ना कहीं लोगों को अंदर लाइक रिसेंटमेंट की भावना आ जाएगी, ठीक है? लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक नाराजगी पैदा हो जाएगी, ठीक है? अब हमने इसको एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि हमारा था दूसरा टाइप, ठीक है?
जहाँ पर हमें देखने को मिला कि जब आप एक इंसान के टैलेंट को ना देकर उसके बर्थ के बेसिस पर उसको काम डिवाइड कर देंगे, और मे बी वो इंसान वो काम करना चाह भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अ सेंस ऑफ रिसेंटमेंट पैदा हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो इंसान नाराज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन क्या है? पोअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पोअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पर अभी बात करें हम एआई की। आपको पता है एआई की ग्रोथ बहुत हो रही है, तो अगर जो हमारे टेक डेवलपर्स हैं वो एआई के साथ कोप अप नहीं कर पाए, ठीक है, लेट्स इमेजिन कि हमारी सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, तो अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अडाप्ट नहीं कर पाए और ढंग से अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाए, वो होगा लाइक पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे जब हमारी सोसाइटी में रैपिड चेंजेस आएंगे, जैसे हमने बोला एआई आ गया, ये हमारा टेक अचानक से बहुत ज़्यादा बूम कर गया, ठीक है, हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अचानक से, तो अगर हम उन रैपिड चेंजेस के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाए और हमारी सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन आ गया, उसको हम क्या बोल देंगे? पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। कि अगर आपको एआई हैंडल करना है तो एआई हैंडल करने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है। आप वो कॉपी पेन पेपर पे लिखते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है एआई कैसे वर्क करता है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का। आप एक इंडिविजुअल है जो ये सब डिवाइसेस से बहुत दूर है और आपको एक टेक की कंपनी में काम दे दिया जाए, तो वो क्या आपका काम होगा? आप ढंग से कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे? नहीं, आपको तो काम आता ही नहीं है ना ढंग से। तो वहाँ पे क्या होता है? पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर की डिमांड के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दैट स्किल अ लॉट। ठीक है, यहाँ पे जो सोशल नीड्स हैं उनके साथ आपके जो रोल है वो मैच नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो हमने क्या देखा? हमने तीन, फिर से देखो, हमने क्या देखा? हमने तीन फॉर्म्स देखी। सबसे पहले हम डिवीजन ऑफ लेबर देखा, जहाँ पे हमने पहले नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर देखा, फिर हमने एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर देखा। जब हम एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे थे तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा? एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में क्या देखा? फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर, देन हमने देखा पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर हो गया होगा और सोशल फैक्ट्स भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इफ यू गाइस वांट, जो अभी पीछे पीपीटी थी, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट, और अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाए तो आप शॉर्ट में बस ऐसे इतने से भी नोट्स बना लोगे, चल जाएगा। मीनिंग समझने के लिए फिर से वीडियो पे आ जाना या स्क्रीनशॉट्स की आप पीडीएफ बना के देख लेना, क्योंकि मैं खुद अपने टाइम पे यही करती थी कि जो आर्टिकल अच्छा लग रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको कंपाइल कर देती थी ताकि मेरे को ज़्यादा नोट्स ना बनाने पड़े। और लाइक आई विल शो यू माई नोट्स समडे कि मैंने कैसे लाइक बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन ऑफ लेबर आ गया। उसके अलावा अब तक हम क्या पढ़े? बताओ, याद करो क्या पढ़े अब तक? हम सोशल फैक्ट्स पढ़े शुरू में। ठीक है, क्या पढ़े? सोशल फैक्ट्स। तो जब हम सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। कौन कौन से हमने देखे थे? EECNG, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे ना। सबसे पहले हमने देखा था कि सोशल फैक्ट्स इंड्यूरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल होते हैं, कोर्सिव होते हैं, देन जनरल होते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें सोशल फैक्ट को एज थिंग्स ट्रीट करना चाहिए। क्लियरिटी मिल गई? तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो क्लियर हो गया इन फ्लो चार्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है हमारा मॉरल डेंसिटी। अब मॉरल डेंसिटी और मटेरियल डेंसिटी मैं पहले ही समझा चुकी हूँ क्या होता है, बट स्टिल लेट्स हैव अ रिव्यू क्या होता है। तो हमें जब सोशल चेंज और सोशल कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा कि कैसे सोशल चेंज आता है, कैसे हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमें मॉरल डेंसिटी को समझना पड़ेगा। अब मॉरल डेंसिटी क्या होता है कि एक सर्टेन पॉपुलेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन क्या है, कि आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है इंटरेक्शन की, उसको हम क्या बोल देते हैं? मॉरल डेंसिटी। तो अगर लोग बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी इंटरेक्शन की, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद इन अ गिवन पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोल देंगे?
मॉरल डेंसिटी। अब मटेरियल डेंसिटी मैंने बताया कि जब फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन, अच्छा नंबर ऑफ पीपल बहुत बढ़ जाएंगे एक सर्टेन प्लेस पे, उसको हम बोल देंगे मटेरियल डेंसिटी। और जब इनकी वजह से हमारा सोशल कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बहुत बढ़ जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, मॉरल डेंसिटी। अब यहाँ पे देखना, जब हमारी मॉरल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, देखो जब हमारी मॉरल डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, मॉरल डेंसिटी बढ़ जाएगी क्या मतलब, मॉरल डेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि लोगों का इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया। क्या हो गया, लोगों का इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिला कि हमारी सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, अब कंपटीशन बढ़ गया तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारे मॉरल डेंसिटी की वजह से। तो मॉरल डेंसिटी से क्या होगा, हमारी सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, एंड अल्टीमेटली द डिवीजन ऑफ लेबर एज अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू स्ट्रगल ओवर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के ऊपर जो हमारी स्ट्रगल बच जाएगी, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाएगी। अगर हमारे पास पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया तो हमें उस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिवीजन ऑफ लेबर लाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे अंदर एक काइंड ऑफ सॉलिडारिटी बनी रहे। सॉर्टेड। नेक्स्ट, ये मैंने पहले भी बता दिया कि नहीं, पहले मेरे को ये बता दो मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होता है, फिर आई विल टीच यू कि मॉरल डेंसिटी का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखते हैं। राइट, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल सॉलिडारिटी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट वो एकजुटता जो हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखने को मिलती थी। किसमें देखने को मिलती थी, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। अब ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता था, लोग बहुत क्या होते थे, लाइकनेस होती थी, वहां पे क्या होती थी, लाइकनेस होती थी, लोग बहुत क्या होते थे, सिमिलर होते थे। तो जब हम वो एक सोसाइटी, लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक पुरानी बहुत ट्रेडिशनल सोसाइटी है जहाँ पर हर एक इंसान सब काम कर लेता है, तो हर एक इंसान को ये फीलिंग आएगी कि यार हम सब तो सिमिलर हैं बहुत, जैसे मैं सारे काम कर लेता हूँ वैसे मेरा पड़ोसी भी सारे काम कर लेता है, जितना मैं अर्न करता हूँ उतना मेरा पड़ोसी भी अर्न करता है। तो यहाँ पर हमें अ सेंस ऑफ, अ फीलिंग ऑफ लाइकनेस आ रही है, अ फीलिंग ऑफ सिमिलैरिटी आ रही है कि अरे यार हम तो एक ही जैसे हैं, हम तो सिमिलर ही हैं। तो वो सिमिलर होने के कारण जो हमारे अंदर वी फीलिंग पैदा हो रही है, हमारे अंदर एकजुटता पैदा हो रही है, सॉलिडारिटी पैदा हो रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। क्लियर। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की, तो ये हमें मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, मॉडर्न सोसाइटीज। मॉडर्न सोसाइटीज में ये देखने को मिलती है बिकॉज हमें यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस की वजह से सॉलिडारिटी देखने को मिलती है। समझाती हूँ, पहले लिख लो। तो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न सोसाइटीज की, वो सोसाइटीज जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर डिविजन ऑफ लेबर है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में डिविजन ऑफ लेबर नहीं था, सब एक जैसा काम कर रहे थे, पर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो अगर डिवीजन ऑफ लेबर है, तो मैंने कैसे बताया डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो हम सब एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए हम। तो जब इंटरडिपेंडेंस की बात हो जाएगी कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है, तो हमें एक साथ तो रहना ही पड़ेगा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो जो इंटरडिपेंडेंस होने के कारण सॉलिडारिटी आ रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। और ये हमें देखने को मिलती है मॉडर्न सोसाइटीज के बीच में। इतना क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हुई। तो यहीं पे लिखा है कि जैसे जैसे मॉरल डेंसिटी बढ़ती है, एज मॉरल डेंसिटी इंक्रीजेस, सोसाइटी शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। कि जब हम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में आएंगे ना, तो जो हमारी मॉरल डेंसिटी है वो बढ़ेगी। मॉरल डेंसिटी की वजह से ही एक सोसाइटी मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी पे शिफ्ट करती है। कि जैसे जैसे हमारे लोगों के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, वो आपस में डिसाइड करेंगे कि चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं कि हमें, ताकि एक स्पेसिफिक टास्क करने में स्पेशलाइजेशन हो जाए और हम वो काम परफेक्टली कर पाए। ठीक है, तो वो कब होगा, जब मॉरल डेंसिटी एक सोसाइटी में बढ़ेगी, जब उस सोसाइटी के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये रहा हिंदी में। यू कैन रीड दिस आउट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू गाइस वांट।
नेक्स्ट हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सोसाइटी पे, ठीक है। पहले पानी पीने दो। तो सॉलिडारिटी के बेसिस पे और स्ट्रक्चर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे डर्कहाइम ने हमें कुछ टाइप्स में सोसाइटी को डिवाइड किया। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिखते चलती हूँ, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। पहले बात से समझते हैं और यहाँ पर टाइप लिख दिया पहला। तो सबसे पहले हमारी आती है सिंपल और प्रिमिटिव टाइप की सोसाइटी, जिसमें हम काउंट करते हैं होड को। होड इज क्या? सिंगल सेगमेंट सोसाइटी है, जिसको हम बोलते हैं क्लैन बेस्ड सोसाइटी। तो होड क्या हो जाएगा? एक सिंगल सेगमेंट सोसाइटी है। अब सिंगल सेगमेंट सोसाइटी में क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, फीचर्स समझते हैं। यहाँ पर हमें मैकेनिकल बेस्ड सॉलिडारिटी देखने को मिलेगी। सिंपल सोसाइटी है, मतलब इसको कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनल सोसाइटी से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होती थी? सिंपल सोसाइटीज होती थी। तो यहाँ पर हम इसको रिलेट कर रहे हैं किससे? सिंपल सोसाइटीज से। तो हॉट का मतलब हो जाएगा ये एक सिंगल सेगमेंट सोसाइटी है जहाँ पर हमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को मिल रही है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पे रिप्रेसिव पनिशमेंट देखने को मिलेगी। अब सोचो कि रिप्रेसिव क्या होता है? तो जब मैंने आपको बोला कि हम लॉस पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम लॉस देख लेते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम पढ़ते जाएंगे। तो हमें डर्कहाइम को समझने के लिए दो टाइप के लॉस को समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये लॉ कौन से हो जाएंगे? पहला लॉ हो जाएगा रिप्रेसिव लॉ, दूसरा हो जाएगा रेस्टिट्यूटिव लॉस, ठीक है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेसिव लॉ, तो रिप्रेसिव लॉ और रेस्टिट्यूटिव लॉ में पहले मतलब समझ दो, फिर मैं यहाँ पे एक की टर्म लिख दूंगी जिससे आपको समझना आसान हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे लॉस की जहाँ पर आपको इसलिए पनिश किया जाता है ताकि कोई और ये क्राइम करने की गुस्ताखी ना करे। इमेजिन अगर एक सोसाइटी में किसी ने चोरी की और हमने उसके हाथ कटवा दिए, क्योंकि उसने 50 रुपए की किसी घर से चोरी की और हमने उसके हाथ कटवा दिए। हमने क्या किया? ये सब हमने इसलिए किया ताकि कोई और इंसान जरूरत ना करे फिर से चोरी करने की। उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे, कितने डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इतने छोटे से क्राइम के भी। तो हम इन लॉस को बोल देते हैं रिप्रेसिव लॉ, जहां पर जो आपके अंदर के क्राइम करने की इच्छा होगी ना, उसको ही रिप्रेस कर दिया जाएगा कि आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी वो क्राइम करने की, ठीक है। बट अगर हम बात करें रेस्टिट्यूटिव लॉस की, रेस्टिट्यूटिव लॉस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेटिव लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। रेस्टिट्यूटिव लॉस को ही रिफॉर्मेटिव लॉस भी बोलते हैं, लिख लेना। अब ये ऐसे लॉस होते हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं चीज़ों को रिफॉर्म करने का सोचते हैं, जहां पर हम ये सोचते हैं कि अगर ठीक है इसने चोरी की है तो हम इससे उस चोरी की भरपाई कराते हैं। अगर उसने 50 रुपए चोरी किए तो हम उसको बोलेंगे कि जिसके घर से आपने 50 चोरी किए है ना, उसको जाके 60 रुपए दे के आओ, ठीक है। आप अपने कर्म की भरपाई करो, ठीक है, आप बदलो खुद को। उससे क्या पनिशमेंट भी नहीं दी, पर उसने अपने आप को एक बदलाव लाने की कोशिश की, ठीक है। तो उनको बोल देंगे रिफॉर्मेटिव लॉस, जहाँ पे हम फोकस करेंगे लेकिन रिफॉर्म्स पे, बदलाव पे। रिप्रेसिव लॉ वो लॉस होते हैं जहाँ पे हम आपके अंदर की जो इच्छा हो रही है ना क्राइम करने की, उसको ही दबा देंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रेसिव लॉस, जहाँ पर आपके अंदर की इच्छा को ही हम दबा देंगे, इतनी खतरनाक पनिशमेंट देंगे आपको, तो ये हमें देखने को मिलता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। किसमें देखने को मिलता है? ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ रेस्टिट्यूटिव लॉस की, तो रेस्टिट्यूटिव लॉस कौन से लॉस? रिफॉर्मेटिव लॉस है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि वो अपने आप को बदलाव करे, बदलाव लाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये हमें देखने को मिलता है मॉडर्न सोसाइटीज में। क्लियर? आई होप ये लॉस क्लियर हुए। अब चलते हैं वापस अपने टाइप्स ऑफ सोसाइटी में। हम पहला टाइप देख रहे थे हॉट। हॉट का मतलब होता है सिंगल सेगमेंट सोसाइटी। यहाँ पर आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को मिलता है, बिकॉज लोग बहुत सिमिलर इन नेचर है। उसके अलावा यहाँ पे रिप्रेसिव पनिशमेंट दी जाती है, बहुत ही डेंजरस पनिशमेंट दी जाती है, सिविल पनिशमेंट दी जाती है पब्लिक के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर ना के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन की स्पेशलाइजेशन बहुत मिनिमल यहाँ पे होती है। जनरल लोड्स परफॉर्म करते हैं सब यहाँ पर। और यहाँ की जो मॉरल डेंसिटी है, मतलब जो इंटरेक्शन करने की टेंडेंसी है, वो बहुत कम होती है। जैसे कि हम हंटर गैदरर बैंड्स की बात कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की भी बात कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। लिख दे, लिख भी देते हैं ना टाइप ऑफ सोसाइटी में। तो सबसे पहला टाइप
हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सोसाइटी में सबसे पहला टाइप हमने देखा हॉट। तो यहाँ पर हमने देखा कि हॉट वो सोसाइटीज है जो सिंगल सेगमेंटेड सोसाइटी है। क्या है ये? सिंगल सेगमेंटेड सोसाइटीज है, ठीक है, जहाँ पर मॉरल डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा कम है, मतलब स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को मिलती है और यहाँ पे हमें रिप्रेसिव लॉस देखने को मिलते हैं। आई होप क्लियर हो गया हॉट क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी पे, ठीक है। क्या? सिंपल पॉली सेगमेंटल सोसाइटीज, ठीक है। देन उसके बाद देखिए कंपाउंड पॉली सेगमेंटल सोसाइटीज, ठीक है। तो जहां पर हम पहले हॉट देखे थे, हॉट सोसाइटी देखे थे, ये थी हमारी क्लैन बेस्ड सोसाइटी। क्या थी? क्लैन बेस्ड सोसाइटी। तो जब ये क्लैन बेस्ड सोसाइटीज मिलकर एक सोसाइटी बनाएंगे उसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल पॉली सेगमेंटल सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें ट्राइब्स देखने को मिलेगी जिसके अंदर मल्टीपल क्लैन्स होंगी। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, फिर हमें देखने को मिलेगा सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे यू कैन से कि ट्राइब्स आके बहुत सारे ट्राइब्स एक साथ आएंगे, फेडरेशंस बनाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंट सोसाइटी। जब हम बात करें डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी की, तो यहाँ पर हमें एकदम मॉडर्न सोसाइटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, रेस्टिट्यूटिव फोकस रहता है, रेस्टिट्यूटिव लॉस रहता है कि हम नॉर्मलिटी को कैसे वापस ला पाए, स्पेशलाइजेशन रहता है, मॉरल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। लिख दे इसको भी। सबसे पहले हमने हॉट देखा, फिर दूसरा हमने क्या देखा? सिंपल पॉली सेगमेंटल सोसाइटीज, एक बार ना आपने अगर हर्बर्ट स्पेंसर की आपने वीडियो नहीं देखी है, वो 15 मिनट की वीडियो, जस्ट गो एंड वॉच इट, तो आपको पता चलेगा कि इनके टाइप्स ऑफ सोसाइटी और उनके टाइप्स ऑफ सोसाइटी के नाम काफी सिमिलर है, पर कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे पॉली सेगमेंटल होता है, वहाँ पे सेगमेंटल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? सिंपल पॉली सेगमेंटल सोसाइटी के बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स पॉली सेगमेंटल सोसाइटी, एंड देन वी ऑल्सो सॉ ठीक है, डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज, ठीक है। इतना क्लियर होगा? अब इसकी एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। और वेट अ सेक, मैंने यहाँ पे बोल में कंपाउंड रही हूँ, लिख में क्या रही हूँ? लिख में कॉम्प्लेक्स रही हूँ। वेट अ सेक, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखना, बहुत सारे क्लैन बेस्ड सोसाइटी, ये क्या है? कि क्लैन बेस्ड सोसाइटी है, या फिर क्लैंस बोल सकते हैं कि बहुत सारे क्लैंस मिलकर हमें सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी देखें। फॉर एग्जांपल ट्राइब्स जो कि मल्टीपल क्लैंस से मिलकर बना होगा, मल्टीपल क्लैंस से मिलकर बना होगा, उसको क्या बोल देंगे? सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, जो कि बहुत सारे सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी से मिलकर हुआ बना होगा। मतलब यहाँ पर वो फेडरेशन बनेगी ऑफ वेरियस ट्राइब्स, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स साथ में आके एक फेडरेशन बनाएगी, ठीक है। और उसके बाद कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज मिलकर बनाएंगे डबली कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज, जहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे दैट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन लोगों में बहुत होगा, इन शॉर्ट मॉरल डेंसिटी बहुत होगी, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलेगा काफी ज्यादा, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देखने को मिलेगी और रेस्टिट्यूटिव लॉ देखने को मिलेंगे। रेस्टिट्यूटिव लॉस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना क्लैरिटी मिल गई। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और हम यहाँ पे देखेंगे सुसाइड को। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सुसाइड। अभी हमें सुसाइड पढ़ना और रिलीजन भी पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सुसाइड को। सुसाइड में हम देखते हैं कि
जब हम बात करते हैं डर्खाइम की, तो डर्खाइम में सबसे पहले चीज़ आपको याद रखनी कि डर्खाइम स्टडीड 11 यूरोपियन कंट्रीज फॉर हिज स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगर आपको क्या नाम देखना है तो यू कैन जस्ट गूगल इट आउट, ठीक है। तो डर्खाइम ने जब सुसाइड की स्टडी की थी तो उन्होंने 11 यूरोपियन कंट्रीज को पढ़ के ये कॉन्क्लूशंस निकाले थे। तो डर्खाइम ने एनालाइज किया कि जो सुसाइड है ये एक सोशल फैक्ट है, ठीक है, ना कि एक इंडिविजुअल एक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि जो आपका सुसाइड है ना, सुसाइड एज अ फिनोमेना ऐसे एग्जिस्ट करता है कि आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या आपकी मर्जी नहीं है कि आपको सुसाइड करना है या नहीं करना है। ये डिपेंड करता है सोसाइटी आपको कितना ज़्यादा रेगुलेट करती है या बिल्कुल रेगुलेट नहीं करती है, आप सोसाइटी में कितना इंटीग्रेटेड फील करते हो या बिल्कुल इंटीग्रेटेड फील नहीं करते। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, इज इट। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डर्खाइम के अकॉर्डिंग सुसाइड जो है वो एक सोशल फैक्ट है, सोशली डिटरमाइंड थिंग है, ना कि एक इंडिविजुअली डिटरमाइंड थिंग। क्लियर। अब यहाँ पर आप डिपेंड करेगा सुसाइड रेट कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, इट विल डिपेंड कि आपका सोसाइटी में रेगुलेशन कितना है, ठीक है, सोसाइटी में इंटीग्रेशन कितना है। इसको हम समझेंगे एक चार्ट के थ्रू, ठीक है। वेट अ सेकंड ना, ऐसे ही बना लेते हैं, हाँ स्केल से बनाते फिरेंगे। तो आपको बुक्स में ना ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे भी ऐसा चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लिख देंगे रेगुलेशन, ठीक है। इस लाइन में हम देखेंगे रेगुलेशन कितना है, दूसरी लाइन में हम देखेंगे इंटीग्रेशन कितना है। तो जब हम बात करते हैं कि एक इंसान सोसाइटी में कितना इंटीग्रेटेड फील कर रहा है, उसके बेसिस पे हम दो टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात करते हैं, ठीक है। अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड फील कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे कि वो उसकी वजह से जो सुसाइड हो रहा है वो ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड हो रहा है। क्या सुसाइड हो रहा है? ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड हो रहा है, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं कि पॉजिटिव साइड होती है, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो सुसाइड को बोल देंगे ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। मतलब बताती हूँ। और जब इंटीग्रेशन एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में बहुत कम होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? ईगोइस्टिक सुसाइड। और अगर मैं बोलूँ सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ गए हैं तो वहाँ पे इसको हम बोलेंगे फैटलिस्टिक सुसाइड। क्या बोलेंगे? फैटलिस्टिक सुसाइड। और अगर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। आगे हम देखेंगे एनोमिक सुसाइड का टाइप्स देखेंगे, इनके हम सब टाइप्स भी देखेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ये 4 टाइप समझ के जाते हैं, इनके आगे जो सब टाइप्स उनको पढ़ के नहीं जाते, पर उन्होंने तो दे रखे हैं ना, तो हमें पढ़ना है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के बेस पे हमें देखने को क्या मिलता है? इगोइस्टिक सुसाइड एंड ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। लेट्स टॉक अबाउट इगोइस्टिक सुसाइड फर्स्ट। जब आपका सोसाइटी में इंटीग्रेशन काफ़ी कम होगा, जब आप ऐसा फील करोगे कि आप इस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, कि सोसाइटी आपकी खुद की नहीं है, तो वो इगोइस्टिक सुसाइड हो जाएगा, जहाँ पे इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेगा। तो यहाँ पे अगर हम की टर्म लिखना चाहें, अगर हम यहाँ पे चाहें कोई की टर्म लिखना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल क्या फील कर रहा है? आइसोलेटेड फील कर रहा है। क्या फील कर रहा है? आइसोलेटेड। तो जब इंटीग्रेशन कम होने के कारण एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेगा, उसको हम बोल देंगे लाइक ईगोइस्टिक सुसाइड। यहाँ पर उस इंसान के जो सोशल बॉन्ड्स होंगे बहुत ज़्यादा कम होंगे और वो इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, बिकॉज उसके सोसाइटी से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा अनमैरिड इंसान जिसके पास कोई स्पाउस नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, वो ज़्यादा चांसेस है उसके सुसाइड करने के रेदर देन अ मैरिड पर्सन। डर्खाइम ने ही एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। देन उन्होंने बात की थी कि प्रोटेस्टेंट्स में सुसाइड हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनके अंदर यूनिटी क्या, जो कोहेसिवनेस है ना, जो सॉलिडारिटी है, वो कैथलिक्स के कंपैरेटिवली कम है। और जो स्कॉलर्स हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं जो अकेले रहते हैं, इनमें भी सुसाइड के रेट हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड को। सॉरी,
तो जो ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड है ये वो सुसाइड है जब एक इंडिविजुअल का लाइक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब एक इंडिविजुअल फील करेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में समा चुका है, सोसाइटी उसकी खुद की ही है, उसकी ही जिम्मेदारी है सोसाइटी का संभालना, सोसाइटी का ध्यान रखना। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म बहुत कम होगा और जो सोसाइटी के प्रति प्यार होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जो सोसाइटी के प्रति इंटीग्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसको हम क्या बोल देंगे? ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड। अब ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड के हमें सब टाइप्स भी देखने हैं। सबसे पहला सब टाइप आता है ऑब्लिगेटरी ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, जहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि आपका ये ऑब्लिगेशन है, लाइक आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर हम बात करें सती प्रथा की, तो सती प्रथा कहीं ना कहीं इसलिए लोग परफॉर्म करती थी बिकॉज उनकी ये कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन मानी जाती थी कि आपका पति तो ही इज़ नो मोर, तो अब आपका रह के क्या करोगे? आप भी सती बन जाओ, राइट? आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फील करनी पड़ रही है? बिकॉज उसके लिए सोसाइटी मैटर्स अ लॉट, वो एक सोसाइटी का इंटीग्रेटेड पार्ट रहना चाहती है। तो ये ऑब्लिगेटरी सुसाइड, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शनल सुसाइड। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो सुसाइड करो, नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, लाइक सोल्जर्स की बात करें या फिर हम टेररिस्ट की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ऑप्शनल सुसाइड है यहाँ पर ये इनकरेज तो किया जाता है कि यार अपने देश के लिए जान दे दो, पेट्रोइट इंसान बन जाओ, पर ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड टाइप आती है एक्यूट या मिस्टिकल ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड की, जहाँ पर एकदम एक्सट्रीम लेवल का डिवोशन हो जाता है। जैसे हम बात करें लाइक जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का डिवोशन होता है उनका कि हम तो इनको ख़त्म कर देंगे, वो एक्सट्रीम लेवल पे चलते हैं। जब बातें एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएंगे उसको हम एक्यूट बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमने देखा ऑब्लिगेटरी ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, जहाँ पे कहीं ना कहीं उसको फील करवा दिया जाता है कि ये आपकी ऑब्लिगेशन है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि आप सोसाइटी में रहना है, आपको इंटीग्रेट, तो आपको ये अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरा आता है ऑप्शनल, अब आपको इंकरेज किया जाता है ये टाइप ऑफ सुसाइड करने के लिए बट कंपलसरी नहीं है। तीसरा आता है एक्यूट, जहाँ पर चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है और विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जिसको हम याद रख सकते हैं OOA से। तो ओ से आ गया हमारा ऑब्लिगेटरी, दूसरे ओ से आ गया हमारा ऑप्शनल और तीसरे से आ गया हमारा एक्यूट। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रेगुलेशन के बेस पे। रेगुलेशन के बेस पे हम देखते हैं सबसे पहले एनॉमिक सुसाइड, जहां पर आपकी सोसाइटी में रेगुलेशन इतना ज्यादा कम हो गया है कि वहां पे कोई नॉर्म्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वहां पे आपको नॉर्मलेसनेस देखने को मिल रही है। तो वहां पे जो टाइप ऑफ सुसाइड आपको देखने को मिलेगा दैट वुड बी एनॉमिक सुसाइड। अब एनॉमिक सुसाइड तब होगा जब आपकी सोसाइटी में बहुत अचानक से कुछ चेंज आ जाए, आपकी इकोनॉमी में बहुत अचानक से कोई चेंज आ जाए। अब यहाँ पर हम 4 टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला आता है एक्यूट इकोनॉमिक एनॉमिक सुसाइड, जहाँ पर आपको एक इकोनॉमी में सडन बूम देखने को मिले या एकदम लोअर फेस देखने को मिले, तो वहां पे क्या होगा? एक्यूट इकोनॉमिक एनॉमिक सुसाइड। ठीक है, देन हमें देखने को मिलेगा क्रॉनिक इकोनॉमिक एनॉमिक सुसाइड, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मलेसनेस देखने को मिलेगी। एक्यूट डोमेस्टिक एनॉमिक सुसाइड में हमें देखने को मिले कि अचानक से अगर आपकी फैमिली में कोई चेंज आ जाए, किसी क्लोज वन की डेथ हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, तो उसको हम डाल देंगे एक्यूट डोमेस्टिक एनॉमिक सुसाइड में। नहीं तो क्रॉनिक डोमेस्टिक एनॉमिक सुसाइड में हम डाल देंगे जब लॉन्ग टर्म नॉर्मलेसनेस हमें देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें मॉडर्न रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे लाइक प्रॉपर रेगुलेशन है ही नहीं, पीपल आर बीइंग देयर इन लाइक ओपन रिलेशनशिप्स इफ यू नो, तो वहाँ पे जब अनरेगुलेटेड रिलेशनशिप्स रहने लगेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो क्रॉनिक डोमेस्टिक लाइक एनॉमिक सुसाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे अगर आपको एनॉमिक सुसाइड समझना है तो एनॉमिक सुसाइड के लिए आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम इसका टाइप्स बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप्स इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप देखो, रुक जाओ लिख देती हूँ, एक्यूट इकोनॉमिक
क्रॉनिक इकोनॉमिक एक्यूट डोमेस्टिक क्रॉनिक डोमेस्टिक। सबसे पहले नोट वन थिंग डाउन कि जब हम बात करेंगे एक्यूट की तो मतलब वो सडन चेंज आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सडन चेंज आ रहा है। जब हम बात करेंगे क्रॉनिक की तो मतलब वो लॉन्ग टर्म चेंज है। अब यहाँ से इसके थ्रू इसका मीनिंग आप याद रख सकते हो। तो जब मैं यहाँ पे आपको टाइप बता रही हूँ ना, तो जब मैंने बोला एक्यूट इकोनॉमी मतलब एक सडन आपका इकोनॉमी में चेंज आए जिसकी वजह से आप सुसाइड कर रहे हो, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट इकोनॉमिक सुसाइड। बट अगर हम बात करें क्रॉनिक इकोनॉमिक की, मतलब बहुत टाइम से आपके पास पैसा नहीं है, बहुत टाइम से लॉन्ग टर्म से ये प्रॉब्लम चल रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉनिक इकोनॉमिक। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है एक्यूट डोमेस्टिक। अब हम थोड़ा घर की बात करते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स की, सोशल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो वहाँ पर हमें अगर अचानक से आपकी फैमिली में चेंज आता है, आपका डाइवोर्स हो गया, आपके स्पाउस की सडन डेथ हो गई, वो आ जाएगा एक्यूट डोमेस्टिक में। और क्रॉनिक डोमेस्टिक में आ जाएगा लॉन्ग टर्म से अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को रेगुलेट नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वो आ जाएगा क्रॉनिक डोमेस्टिक में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सॉर्टेड है, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं फेटलिस्टिक सुसाइड पे। ठीक है, तो फेटलिस्टिक सुसाइड की हम जब बात करें, जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे फेटलिस्टिक सुसाइड। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जा रहा है लोगों की लाइफ पे, अब रेगुलेशन हो जा रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, फेटलिस्टिक सुसाइड। यहाँ पर आप इतना ज़्यादा रेगुलेशन के अंदर आ जाते हो कि आपकी लाइफ जीने की खुद की होप खत्म हो जा रही है। यार हमें एट द एंड दूसरे के बोलने पर ही चलना पड़ रहा, तो जो हमारे अंदर जीने की होप है दैट इज़ नो मोर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो जेल में कैदी होते हैं तो उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर वो सुसाइड करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है लॉज का, बाकी सबका, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फेटलिस्टिक सुसाइड। तो आई होप ये चार्ट के थ्रू आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो अगर हम बात करें इगोइस्टिक सुसाइड होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते हैं। अल्ट्रिस्टिक सुसाइड होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा आप इंटीग्रेटेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड फील करते हो। जब कम करते हो तो इगोइस्टिक होगा। जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो मतलब फेटलिस्टिक सुसाइड है, और जब रेगुलेशन बहुत कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, एनॉमिक सुसाइड। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आप जब सुसाइड पढ़ोगे तो आप इतना सा चार्ट बनाते हैं ना और ब्रैकेट में ये लिख देना, आपको वो भी याद आ जाएगा। और बाकी पीपीटी तो आपके पास है ही, स्क्रीनशॉट्स ले लो, पीडीएफ बना लेना, तो डरखाई में आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं रिलीजन की। ठीक है, अब तक हम मोस्टली सब टॉपिक्स जो है डरखाइम के वो कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं डरखाइम क्या बोलते हैं रिलीजन के बारे में। तो सबसे पहले एक स्टोरी के थ्रू समझो कि पहले क्या हुआ, लोग सोसाइटी शुरू से एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, लोग अपने अपने में मस्त रहते थे। फिर क्या हुआ कि लोगों ने कुछ कारणवश एक साथ आना शुरू कर दिया। ठीक है, जब वो एक साथ आए तो उनको एक बहुत अलग टाइप की खुशी हुई, यार हम एक साथ आए तो हमें ज़्यादा खुशी हो रही है। तो उनको लगा कि हम जिन चीज़ों के पास आकर खुश हो रहे हैं, लाइक अगर वो किसी पेड़ के पास मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि वो खुशी उन्हें मिल रही है क्योंकि वो सब एक पेड़ के पास है, वो पेड़ की वजह से उनको खुशी मिल रही है, वो जो फीलिंग है वो पेड़ की वजह से मिल रही है उनको। बट इन रियलिटी ऐसा था नहीं, वो खुशी उनको मिल रही थी क्योंकि वो सब एक साथ थे, वो उनके एक दूसरे की सोसाइटी की वजह से खुशी मिल रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे थे। बट उस टाइम पर उनको क्या लगा कि वो खुशी क्या मिल रही है, जो उनके आसपास की नेचुरल थिंग्स हैं उनकी वजह से मिल रही है। तो यहीं से ओरिजिनेट होता है रिलीजन एंड टोटम। ठीक है, शुरू करते हैं रिलीजन से। तो जब हम बात करते हैं डरखाइम की, तो डरखाइम ने रिलीजन की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी थी, जहाँ पे ही है सेट ये एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम है बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का related to sacred things, that is to say things set apart and forbidden beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them. इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या होता है। इफ आई से कि पहले की टर्म समझ, बिलीफ क्या होता है, आपके एक विश्वास। ठीक है, प्रैक्टिसेस में आ जाएगी कि आप क्या उन विश्वास के बेसिस पे आप क्या एक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपका क्या बिलीफ है और उस बिलीफ के बेसिस से आप कैसे एक्ट कर रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, वो हो जाएगा प्रैक्टिसेस। सैक्रेड और प्रोफेन, सैक्रेड प्रोफेन क्या, सैक्रेड चीज वो हो जाएगी जिसको आप थोड़ा अलग रख रहे हो, सेट अपार्ट। डेफिनेशन में भी उन्होंने बोला दैट आर सेट अपार्ट, कि जैसे आप
मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है, तो आप मिट्टी की एक मूर्ति बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो जिस मिट्टी की आप मूर्ति बना रहे हो वो मिट्टी आप अलग पर अलग रखोगे, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे उस मिट्टी को, क्योंकि आपने उसमें भगवान जी की मूर्ति बनाई है। पर अगर आप उसी मिट्टी से खिलौना बना दे रहे हो, ठीक है, एक गुड़िया बना दे रहे हो, तो क्या उसको सेम रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं, जितनी आप उस मिट्टी की बनी हुई भगवान के स्ट्रक्चर को दोगे, नहीं ना। तो वहां पर जो आप भगवान के स्ट्रक्चर को दोगे वो आप एक सैक्रेड चीज आप मान रहे हो, इसलिए आप उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पेशल ट्रीटमेंट की बात की जाती है। यहाँ पे आप क्या दे रहे हो? स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। और हाँ, अब समझ इस डेफिनेशन को कि रिलीजन क्या है? एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम है, एक ऐसा आप बोल सकते एक साथ आया हुआ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस एक साथ आते हैं रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया। और जो इन बिलीफ्स प्रैक्टिसेस और पूरे सिस्टम को जोड़ के रखता है, वो क्या जोड़ के रखता है? यही बिलीफ। देखो, अगर एक सिस्टम है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इन ग्रुप ऑफ पीपल को जो जोड़ के रखने का काम कर रहा है दैट इज रिलीजन। इन शॉर्ट आप ये समझ लो, ठीक है, कि रिलीजन का काम क्या? टू यूनाइट पीपल। तो अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ऐसे बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो आपके सेक्रेड थिंग्स से रिलेटेड है, जो आपको एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी में बाइंड करके रख रहे हैं, जिसको हम चर्च बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? रिलीजन, ठीक है, क्लियर है। तो पहले बिलीव्स क्या होता है कि आपको सेक्रेड को लेके आपके क्या आइडियाज हैं, दैट इज बिलीव्स। प्रैक्टिस क्या होगा कि सेक्रेड को लेके आप क्या रिचुअल सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हो, दैट वुड बी सेक्रेड। अब सेक्रेड थिंग्स क्या होगा कि जो आप ऑर्डिनरी चीजों से थोड़ा अलग रख रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको हम बोल देंगे सेक्रेड थिंग्स। और सेक्रेड प्रोफेन की बात भी यही करते हैं। सेक्रेड तो हमने बोल दिया जिसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, जिसको आप मान रहे हो कि ये बहुत प्योर है। पर क्या प्रोफेन का मतलब इम्प्योर है? क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या प्रोफेन का मतलब वो चीजें जो इम्प्योर है? नहीं, प्रोफेन का मतलब जो चीजें आप एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एवरीडे लाइफ में जो चीजें आप यूज कर रहे हो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोफेन, ठीक है। देन हम अगर बात करें मॉरल कम्युनिटी की, जो बात करें डेफिनेशन में, चर्च की बात करें, ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो इन बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को शेयर करता है। यहाँ पर वो सेक्रेड प्रोफेन डाइकोटोमी की बात करते हैं जो हमने देख ही लिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिलीजन है वो डिपेंड करता है मेजरली सेक्रेड प्रोफेन और बिलीव्स और राइट्स पे। बिलीव्स राइट्स देखते हैं, आप सेक्रेड प्रोफेन मैंने आपको इजी वे में समझा दिया, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं। तो सेक्रेड का मतलब है कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप उसको ट्रीट कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहे हो, एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, एक रिस्पेक्ट आप अलग से दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप मानते हो कि ये सेक्रेड चीज़ आपकी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इनको आप लाइक सेक्रेड चीज़ों के लिए आप रिचुअल्स करते हो, कुछ टैबूज इस्टेब्लिश करते हो कि मंदिर में आप नहा धो के पूजा करो, तो वो टैबूज इस्टेब्लिश आप करते हो, ठीक है। और प्रोफेन क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ की चीज़ें, मंडेन चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर कहीं ना कहीं उनका लाइफ में यूज़ तो है पर उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, नॉर्मल हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। खाना आप आधे लोग बिना नहाए भी खाते हो, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं सेक्रेड और प्रोफेन में। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो सेक्रेड और प्रोफेन है ये स्ट्रिक्टली इनको सेपरेट रखा जाता है, और जो इनको सेपरेट रखा जाता है थ्रू रिचुअल्स। जो रिचुअल्स है वो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री मेंटेन करने में हमें हेल्प करते हैं सेक्रेड और प्रोफेन में, ठीक है। अब अगर हम इन बाउंड्री को अगर हम वायलेट करते हैं तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं कि लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, क्लियर। अब डर्कहाइम का मानना था कि सोसाइटी रिलीजन के नाम पर खुद को ही वर्शिप करती रहती है। उनका मानना था कि जो सोसाइटी है वो रिलीजन के नाम पर खुद को ही वर्शिप करती रहती है। बिकॉज अगर मैं आपको शुरू के एग्जाम्पल में सोचो, शुरू के एग्जाम्पल में बोला था कि ये सब लोग एक पेड़ के पास आके क्या कर रहे थे? इनको एक खुशी फील हो रही थी, ठीक है, काइंड ऑफ सेंस ऑफ हैप्पीनेस दे वर फीलिंग एट दैट टाइम। तो इनको लगा ये हैप्पीनेस आ रही है बिकॉज ये इस पेड़ के पास आ रहे हैं, तो ये पेड़ को वो सैक्रेड मानने लगे। और जब उन्होंने इस पेड़ को इनकार कर दिया पीस ऑफ वुड पे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो ट्री है ना, ये हमारा क्या है? टोटम है, ठीक है, ये हमारा टोटम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सोसाइटी खुद को कैसे वर्शिप करती है, कि कहीं ना कहीं वो टोटम को वर्शिप कर रही है सोसाइटी। इमेजिन एक ग्रुप ऑफ क्लैन है जो अपने टोटम को वर्शिप कर रहा है, पर ये टोटम उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी खुद को ही वर्शिप कर रही है। तो
यहाँ पर ये कि जो सेक्रेट सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोशल ग्रुप को, और ये जो सोशल ग्रुप के लोग हैं ये उसी सेक्रेट सिंबल को वर्शिप कर रहे हैं। तो मतलब सोसाइटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को ही वर्शिप करती है। आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। अब कुछ हम की टर्म्स पे आते हैं जिनका मतलब में आप मोस्टली कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब हमारे जो आइडियाज होंगे, हमारे बिलीव्स होंगे, जो हमारे मोरल्स होंगे, अगर वो हमारे सिमिलर है तो हम बोलेंगे हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हमारे आइडियाज और बिलीव सिमिलर है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डिपेंड करती है कि हमारे आइडियाज और बिलीव सिमिलर है कि नहीं है। दूसरा आता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ये इसमें ऐसे सिंबल्स हैं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसे सिंबल्स जो हमारी एकजुट जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू हमारे पूरे ग्रुप की है उसको रिप्रेजेंट करे। जैसे नेशनल फ्लैग, ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, टोटम कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। देन हम बात करते हैं कलेक्टिव एफर्वेसेंस की। अब कलेक्टिव एफर्वेसेंस का मतलब होता है कि जब इमेजिन करो आप एक फेस्टिवल मना रहे हो और आप सब लोग एक साथ आए हो, तो वो जो एक साथ आके आपको अचानक से बहुत बहुत खुशी मिलेगी ना, उसको हम क्या बोल देंगे, कलेक्टिव एफर्वेसेंस। जहाँ पर आपको एक जो इमोशनल एनर्जी इन ग्रुप रिचुअल्स दैट रिन्यूज सोशल सॉलिडारिटी, कि ऐसी इमोशनल एनर्जी जिसकी वजह से आपकी जो सॉलिडारिटी है वो रिन्यू हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव एफर्वेसेंस। ठीक है, यहाँ पर जो आपको एक साथ आके आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड फील हो रहा है ना उनके साथ, वो हम क्या बोल लेंगे, कलेक्टिव एफर्वेसेंस। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब आपके शेयर्ड आइडियाज और बिलीव्स होंगे, आपको लगेगा कि आप सब लाइक इंसान हो, ठीक है, एक जैसे इंसान हो। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऐसे सिंबल जो आपकी कलेक्टिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल्स, ठीक है। देन कलेक्टिव एफर्वेसेंस इज लाइक जहाँ पर आप एक साथ आके आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा यूनाइटेड फील होगा उन लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, जिनके साथ आप एक साथ आए हो, एकजुट हुए हो, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव एफर्वेसेंस। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। तो जब हम बात करें मेथोडोलॉजी की, तो डर्कहाइम का ये कहना ही था, क्योंकि पॉजिटिविस्ट भी थे, कि सोशियोलॉजी साइंटिफिक होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी में आप सोशल फैक्ट्स को पढ़ोगे और थिंग्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करोगे ताकि वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बना रह सके। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कंपैरेटिव और स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ किया, हम देखते हैं सोसाइटी की स्टडी में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो भी आपके सोशियोलॉजी को पढ़ने से पहले जो भी आपके प्री कंसीव्ड नोशंस है, जो भी आपके प्री कॉन्सेप्शंस है, जो भी आप बोलते ना कि अरे ये तो कॉमन सेंस है, वो सब इरेडिकेट करके अपनी कॉमन सेंस हटा के आओ, अपने जो प्री कॉन्सेप्शन है उनको हटा के आओ। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि एक्सप्लेन सोशल फिनोमेना सोशली नॉट साइकोलॉजिकली। जैसे सुसाइड का देखो, उन्होंने उसको साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन ना करके सोशियोलॉजिकली एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अब उनके अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस देखिए तो उन्होंने बोला सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है सोशल फैक्ट्स को पढ़ना। ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया सोशियोलॉजी को एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन, इसलिए इमाइल डर्कहाइम को ही क्या बोलते हैं, अकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ सबसे पहली क्लास में। ठीक है, यूट्यूब पे भी वो क्लास अवेलेबल है, उनका यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने एम्पेरिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और यही है जिन्होंने शुरू की फाउंडेशनल थ्योरीज प्रोवाइड की सॉलिडारिटी पे, रिलीजन पे, सोसाइटी पे, सोशल चेंज पे। तो आई होप आपको इमाइल डर्कहाइम क्लियर हो गया होगा, और इमाइल डर्कहाइम को हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया। अब इसकी रेलिवेंस पूछोगे आप लोग, ऑफकोर्स इसकी रेलिवेंस पूछोगे कि इस क्लास की रेलिवेंस क्या है। तो अपने सिलेबस में जाओ, रिलीजन नाम का टॉपिक दिख रहा है ना, वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे। सुसाइड आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको एनोमी देखने को मिलेगा, सुसाइड देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर है ना। तो यहाँ पर हमने हमारे सिलेबस से रिलेटेड या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ थी जो इमाइल डर्कहाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, हमने उन सब की डिटेल में स्टडी कर ली है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई, और आज की क्लास में तो हमारा मोटो था कि हम डर्कहाइम एंड मार्क्स को दोनों को कवर करें, बट एज हमें ये क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर है, तो हमें इनको कवर में डिटेल में कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। दैट इज टोटली फाइन, बिकॉज हम देखा जाए तो हमने इमाइल डर्कहाइम के सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर आपको इमाइल डर्कहाइम थिंकर जो है उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट CUET से रिलेटेड और इनफैक्ट नेट से रिलेटेड भी वो सब कवर हो चुके हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इनकेस अगर आपको इनकी बुक्स देखनी है कि इमाइल डर्कहाइम ने क्या क्या बुक्स दी थी, तो अगर आप मेरे पेड कोर्स में, तो आपको तो मैं वो सब PDFs प्रोवाइड करूँगी ही खुद बना के। ठीक है, बट इन केस
इन केस आप नहीं ले पा रहे कोर्स और समथिंग लाइक दैट, तो आप नॉर्मली विकिपीडिया पे जाके इनकी पब्लिश की बुक्स को देख सकते हैं कि क्या क्या बुक थी जिसमें आप देखोगे कि जो डिवीजन ऑफ लेबर थी, इनका पीएचडी का थीसिस था जिनको इन्होंने बाद में पब्लिश करवा दिया था। इनकी सुसाइड नाम की बुक है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी बुक्स है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स जो है ये आप देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको मैल्डर फ्रेम अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।